हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स बीएसवी क्लास 10th में। मैं हूं पिंटू कुमार और अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके हिंदी पेपर का सब्जेक्टिव का आंसर। तो यहां से मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने एग्जाम में कितने मार्क्स जो है अचीव किए हैं। इसके पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो दिया जिसमें 60 प्रश्न का मैंने आंसर दिया था, आपने देखा भी होगा और मिलाया भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव का आंसर और देखते हैं कि आपके सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन है उसके क्या आंसर होंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें से देखिएगा खंड बी का। इसमें पहला जो क्वेश्चन है खंड ब का, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। चूंकि यह 5 प्रश्न होगा, इसमें दो गद्यांश दिए गए हैं लेकिन एक ही गद्यांश को आपको आंसर देना है। यानी कि उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, यानी कि 10 मार्क्स यहां से अचीव होते। बहुत ही इजीली प्रश्न है ये। तो देखिए सबसे पहली बात कि अगर हम इसका आंसर देते हैं तो पढ़ेंगे इस गद्यांश को। कह रहा है कि हमारी हिंदी सजीव भाषा है। चूंकि यह गद्यांश जो है हिंदी भाषा से रिलेटेड है, संबंधित है। तो आइए इसके हम प्रश्न को देखते हैं। इसके प्रश्न जो है वह क्या है। पहला प्रश्न है कि इस अवतरण का उचित शीर्षक दे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह जो गद्यांश था वो हिंदी भाषा से रिलेटेड था, तो इसका शीर्षक भी हिंदी भाषा से रिलेटेड ही होगा। तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? इसका शीर्षक होना चाहिए कि हिंदी का विखंडन, यानी कि हिंदी भाषा का खंडन। इसका शीर्षक हम देंगे हिंदी भाषा का खंडन, पहला का आंसर। दूसरा का जो है वह प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये 2 नंबर प्रश्न है। तो आइए हम गद्यांश के पास ले जाते हैं, वहां से मैं आपको बताता हूं कि उसका आंसर आपको क्या लिखने हैं। इसका आंसर लिखना है कि हमें तो, यहां से लिखना है कि हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नहीं नष्ट कर रही है। तो यही बात को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी भाषा, अगर किसी बात को हम भाषा को लेते हैं और किसी भी शब्द को लेते हैं तो उसमें हमें बात याद रखना चाहिए कि वह हमारे हिंदी भाषा के स्वरूप को तो नष्ट नहीं न कर रही है। तो यह इंपॉर्टेंट है। इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है। देखिए सजीव भाषा की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदी जो है वह सभी भाषाओं का एक प्राण है। यानी कि हिंदी सभी भाषाओं का प्राण है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं जो है वह हिंदी से ही निकली हुई है। तो इसलिए लेखक ने सजीव भाषा का मतलब यहां यह समझाया है कि हिंदी जो है, हिंदी के कारण ही विभिन्न भाषाओं का उद्गम हुआ है। तो इसलिए लेखक ने सजीव भाषा से हिंदी का तात्पर्य किया है। तो इसका आप इजीली आंसर ये लिखोगे। चौथा जो प्रश्न है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है। देखिए जैसे जैसे नए शब्द का हिंदी में आगमन होगा तो उसी तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। हम सिंपली इसमें लिख सकते थे कि नए शब्द, जैसे ही हिंदी में नए शब्द आएंगे तो नए शब्द आने के कारण ही हिंदी का और भी ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, तो प्रचार प्रसार होगा, हम ये लिख सकते हैं इसका आंसर कि हिंदी में नए शब्दों का आगमन के कारण ही हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। अगला है, कहता है कि हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। यह जो ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ऐसे वाक्य दिए हुए हैं हिंदी में आपके गद्यांश में जो बताता है कि जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। तो देखिए यहां फर्स्ट में ही लेखक ने इसके बारे में लिखा है कि हिंदी के कारण जो अरबी फारसी के संपर्क में आकर के इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। और यही जो बात है इसे ही लेखक ने क्या कहा है, तो इसे दोष नहीं गुण कहा है। ठीक है, इसे ही लेखक ने दोष नहीं गुण कहा है। तो हम यहां से आप इजीली आंसर लिखे होंगे, आशा है कि इसी कारण इसने अरबी फारसी के संपर्क में आकर के इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। और यही जो वाक्य है, इस वाक्य को लेखक ने गुण कहा, दोष नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो फिर से देखेंगे, दूसरा ख जो है आपका गद्यांश है। फिर से आपको मैंने बताया कि आपके एक प्रश्न में 2 गद्यांश दिए हुए हैं और उसके एक ही आंसर आपको लिखने होते हैं। तो दूसरा गद्यांश देखते हैं। कहता है कि समाज की सेवा अपनी सेवा है और हम समाज से अलग नहीं है।
आप यहां देख सकते हैं इसी वाक्य से कि यह जो पैसेज है यानी कि गद्यांश है यह समाज पर आधारित है। हम किस प्रकार से समाज की उन्नति कर सकते हैं इस पर आधारित है। तो आइए मैं इसके प्रश्न को बताता हूं कि इसके प्रश्न जो है वह क्या है और किस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं। पहला जो है इस गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। ये जो आपने देखा ऊपर में जो गद्यांश था उसका उचित शीर्षक देना है। तो उसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? समाज की उन्नति। समाज की उन्नति यानी कि इसका उचित शीर्षक हम देंगे समाज की उन्नति। अब दूसरा जो प्रश्न है कि किसकी सेवा से सेवा अपनी सेवा है। तो देखिए यहाँ किसकी सेवा अपनी सेवा है, कह रहा है कि यहाँ समाज की सेवा अपनी सेवा है। कह रहा है तीसरा प्रश्न जो है कि किसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। तो हमारे समाज को स्वच्छ रखना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि अपने को सुखी हम स्वच्छ रखने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें एक उन्नत समाज का निर्माण करना होगा, एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना होगा, जिसके कारण ही जो है हम क्या हो सकते हैं? तो सुखी रह सकते हैं, स्वच्छ रह सकते हैं। तो इस तरह से इसका इजीली आंसर आप दे सकते हैं। चलिए अगले गद्यांश की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से फिर से आपको मैं बता दूं यहाँ कि आपके फिर से इसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं, आपको एक गद्यांश का ही आंसर लिखना है, लेकिन हम आपको दोनों गद्यांश के बारे में बताएंगे, आंसर के बारे में बताएंगे। चलिए अगला जो गद्यांश है, देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है कि हमारी मानसिक स्थिति किस बात के लिए जिम्मेवार है। तो आपने देखा होगा कि इस जो गद्यांश है ये इसके पहले ही लाइन में इसके बारे में बता दिया गया, दिखा दिया गया। कह रहा है कि हमारे मन की थकावट और ताजगी के लिए ही हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेवार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा जो शत्रु है वह है हमारा क्या? निराशा, यानी कि निराशा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। दूसरा का प्रश्न का आंसर है आपका। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कह रहा है कि किसकी थकान शारीरिक थकान से ज्यादा होती है, यानी कि किसकी थकान जो होती है वह शारीरिक थकान से ज्यादा होती है। कह रहा है कि जो हमारी मानसिक थकान जो होती है वो शारीरिक थकान से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि इंद्रियों में स्फूर्ति कैसे प्राप्त की जाती है। तो देखिए इंद्रियों में स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए जो यहाँ मेन टॉपिक है वो है आपका निद्रा। आप जब सो जाते हो तो सोने के कारण ही हमारी विभिन्न मांसपेशियां या हमारे जो भी ऑर्गन्स होता है वो थोड़ा रेस्ट में आते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ताजगी और स्फूर्ति आ जाता है। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं। अगला जो है प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की उपलब्धि का एकमात्र उपाय क्या है। मनुष्य की उपलब्धि का एकमात्र उपाय जो है वह क्या है। देखिए मनुष्य की उपलब्धि का एकमात्र उपाय है समाज सेवा, अपने समाज को स्वच्छ रखना और एक समाज की एक ऐसी शैली बनानी जिससे उसमें निवास कर रहे हर व्यक्ति को हर वह सुख संपत्ति मिले जिसकी वह चेष्टा करता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा जो है गद्यांश को देखते हैं। मोहन राकेश कह रहा है कि ये भी जो है एक पैसेज है, इसके अनुसार मैं आपको इसका आंसर आपको बता देता हूं कि कथा साहित्य के अंतर्गत क्या लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन थे। तो देखिए यहाँ मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा है कि कथा साहित्य के अंतर्गत वे क्या लिखते थे। तो कथा साहित्य के अंतर्गत वे क्या लिखते थे। तो देखिए कहानियां और उपन्यास, ये कथा और साहित्य के अंतर्गत कहानियां और उपन्यास लिखते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि वे किस युग के प्रमुख नाटककार थे। तो देखिए ये जो थे आप देख सकते हैं ये 20वीं सदी के प्रमुख नाटककार थे, यानी कि वे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश कैसी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। तो देखिए मोहन राकेश जो है ये कैसे ख्याति अर्जित किए हैं। तो देखिए कहता है कि आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतरकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। तो ये आपका आंसर होगा इसका कि आधुनिक हिंदी नाटक। ठीक है,
इस तरह से आप इसका आंसर जो है लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि अपने समयकालीन वे किस प्रकार की प्रेरणा को देते हैं। तो यहाँ जो है समयकालीन की बात आ रही है, तो आप इजली जो है आप इसे लिखेंगे कि हिंदी में उनके समयकालीन में अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु कथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे, उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने वाक्यों से मोहन राकेश द्वारा लाई गई है हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा है। ये आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए यहाँ आगे चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में देखते हैं कि इसमें जो है निबंध लिखना है। तो इसमें निबंध जो है सबसे पहले है अनुशासन का महत्व। अनुशासन आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको लिखना है कि अनुशासन इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका महत्व क्या है। सबसे पहले कोई भी आप लेख लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन होता है उसको लिखने का। सबसे पहले बात यहाँ देख लेंगे यहाँ कि सबसे पहले भूमिका लिखना है। अनुशासन की क्या भूमिका है इसके बारे में बताते हुए लिखना है। और दूसरा जो है उसके महत्वों के बारे में भी लिखना है कि अनुशासन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आपको लिखने हैं। उसके बाद उपयोगिता के बारे में बताना है कि आखिर अनुशासन से क्या लाभ है। उसके बाद उसका निष्कर्ष भी आपको बताना है। तो इस तरह से आप एक क्रमबद्ध तरीका से किसी भी निबंध को आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से समाचार पत्र है, तो समाचार पत्र में भी आपको भूमिका, महत्व और निष्कर्ष लिखना है। आपको यहाँ 3 या 4 जो है निबंध दिए हुए हैं, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी यहाँ समाचार पत्र पे मैं समझा देता हूं आपको कि समाचार पत्र पे मैंने निबंध लिखा है। देखिए समाचार पत्र भी मैंने उसी तरह से लिखा है जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाया। समाचार पत्र में मैंने सबसे पहले भूमिका के बारे में यहाँ चर्चा की है। बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसे जैसे उनकी सामाजिकता में विस्तार होता जाता है वैसे वैसे उनकी अपने समाज के दुख सुख या समाचार जानने की इच्छा भी तीव्र होती जाती है। अब यहाँ देखिए मैंने भूमिका तो लिखा दी, अब यहाँ महत्व के बारे में आपको बताएंगे कि समाचार पत्र बहुत ही महत्व के बारे में कि समाचार पत्र जो है बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को विकसित करता है। यह लोगों और संसार के बीच क्या करता है, वार्तालाप का एक अच्छा साधन है, जिसके कारण हमें विभिन्न देशों, विभिन्न राज्यों और विभिन्न नगरों का जो समाचार होता है वह हमें प्राप्त होता है। तो इसका महत्व ये है। अगला हम निष्कर्ष के बारे में बताएंगे। देखिए निष्कर्ष जो है वह विभिन्न इसके निष्कर्ष हैं, जिसमें से मैंने सामाजिक निष्कर्ष, उसके बाद आर्थिक निष्कर्ष, राजनीतिक निष्कर्ष, ये तीनों निष्कर्ष के बारे में हमने चर्चा की है। यहाँ पे कहता है सामाजिक निष्कर्ष में कि समय के साथ साथ समाज में काफी बदलाव आया है। महिला पुरुष का शोषण कर रही है, ठीक है। और कह रहा है कि बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की घटना भी बढ़ती जा रही है। कह रहा है उसके बाद कि कुल मिलाकर देखा जाए तो समाज की जो एकता है वह खंडित हो रही है। यह जो है सामाजिक निष्कर्ष है। आर्थिक निष्कर्ष की बात करें तो देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं जो है वह तैयार की जा रही है। कह रहा है कि लागू केवल उन्हीं योजनाओं को किया जाता है जो बैंक पर आधारित होती है, और देश का धन जो है विभिन्न ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने देश के धन जो है विभिन्न देशों के धन में खाते में यानी कि वहां के बैंकों में जमा कर रही है, और जिसे काला धन, एक आम आदमी उसे काला धन के नाम से जानता है, ठीक है। राजनीतिक निष्कर्ष की बात करें तो यह कहा जाता है कि राजनीतिक अच्छा भी है, राजनीति जो है वो अच्छा भी है, लेकिन राजनीति अच्छा है लेकिन राजनीति करने वाले लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। राजनेता कुर्सी के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, तो एक दूसरे को आपस में मतभेद, लड़ाई, मारपीट तक उतर आते हैं। तो एक दूसरे का हमेशा क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रतिरोप लगाते हैं एक दूसरे के प्रति, केवल सत्ता के लिए, कुर्सी पाने के लिए। तो इस तरह से अभी देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि राजनीतिक निष्कर्ष क्या था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में देखेंगे कि कह रहा है, इसी तरह से आप इसका निबंध लिखेंगे। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें ग्रीष्म व आकाश में, यानी कि कह रहा है कि शीत ऋतु में, ठंडे के दिनों में कहीं घूमने जाने का वर्णन हो। तो इसके बारे में हम पत्र कैसे लिखेंगे, आइए यहां आपको समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि देखिए उसी तरह से प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, उसका आंसर आपके सामने है। कह रहा है कि प्रिय मित्र विकास कुमार, आप अपने मित्र का नाम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं।
उसके बाद लिखा है स प्रेम नमस्कार। उसके बाद यहाँ एड्रेस आप लिखेंगे, जो आपके दोस्त का एड्रेस होगा, और दिनांक भी लिखेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि आशा है कि आप सब परिवार सकुशल होंगे। इस ग्रीष्म अवकाश में मैं अपने कॉलेज के साथियों के साथ कहाँ जा रहा हूँ? आगरा भ्रमण के लिए जाने वाला हूँ, और हम लोग साथ मिलकर आगरा के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पे ताजमहल, साथ ही साथ सिकंदरा और भी बहुत सारे आकर्षक जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे हम सभी एक साथ मस्ती करेंगे, घूमेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ कि आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ आगरा की यात्रा पर चलना पसंद करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे कि मैं सभी को, यानी कि वहाँ सभी हैं तो सभी को प्रणाम मेरी ओर से, और छोटे को प्यार से ने। और इस तरह से नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, और इस तरह से ये जो है आपका लेटर जो है, पत्र जो है फ्रेंड के पास, ये क्लियर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आपने देखा कि निबंध था। दूसरा जो है वह दूसरा प्रश्न है अथवा में। ध्यान दीजिएगा, अथवा में प्रश्न है और कहता है कि बेरोजगारी विषय पर दो मित्रों में संवाद लिखिए। तो बेरोजगारी विषय पर दो मित्रों में संवाद जो है वह लिखना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, अथवा वाला आंसर जो है मैंने लिखा है कि बढ़ती बेरोजगारी पर संवाद क्या है। देखिए दो व्यक्ति है, राम और श्याम। ठीक है। राम कहता है नमस्ते मित्र कैसे हो? तो रमेश कहता है, रमेश कहता है कि मैं ठीक हूं, आप बताएं आप कैसे हैं? तब राम रिप्लाई देता है मैं भी ठीक हूं। राम कहता है बेरोजगारी की समस्या जो है बढ़ती जा रही है। रमेश इस पे आंसर देता है, उत्तर देता है कि हाँ, क्योंकि सरकार का ध्यान हमारी ओर नहीं जा रहा है, सरकार सिर्फ अपना जेब भर रही है। इस पे राम का जो जवाब होता है क्या होता है? कहता है कि सरकार की नौकरी की परीक्षा में भी घोटाले होते हैं। घर पर सब समझते नहीं है, बस कोसते रहते हैं कि अभी तक नौकरी नहीं हुई। रमेश इस पर उत्तर देता है कि मैं अब थक चुका हूं और अपने इस रोजमर्रा के जिंदगी से। राम कहता है कि मैं भी। रमेश कहता है कि अब कब तक ऐसे ही हम निराश रहे? उस पर रिप्लाई देता है राम, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। रमेश कहता है कि अच्छे दिन के नाम पर बस उम्मीद लगाकर बैठा हूं, लेकिन उस पर जवाब देता है राम कि पता नहीं यह अच्छा दिन जो है वह कब आएगा, यह समस्या जो है आज बेरोजगारी का वह कब खत्म होगा। तो इस तरह से दो मित्र का यह संवाद था। आपने देखा कि दो मित्र ने बेरोजगारी पर जो वार्तालाप की उसको मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या वार्तालाप हुई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। यह आपका क्लियर हो गया। निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, और कितने वर्ड में? 20 से 30 वर्ड में देना है। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो मार्क्स जो है वो 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। ये पहला आपका क्वेश्चन है। आइए मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूं, बताता हूं। देखिए कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो देखिए जाति के पक्ष में जो श्रम विभाजन के आवरण में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके संबंध में भीमराव अंबेडकर ने यह आपत्ति जनक बात कही। आपत्ति यह है कि जातिवाद के अंतर्गत श्रम विभाजन स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अंबेडकर जी ने कहा है कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन करना जो है यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। भले ही उसमें उसे रोजी रोटी चले या ना चले, भले उस काम से उसकी रोजी रोटी चले या ना चले। तो इस तरह से इसका आप आंसर लिख सकते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। सेन दंपति खोखा, जैसे कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि खोखा जो है वो सेन दंपति का इकलौता पुत्र है और इसका जन्म जो है उस समय हुआ था जब उनकी कोई आस नहीं थी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो सेन कह रहा है कि सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना जो है देखते हैं। उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखानों के एक बढ़ई को घर बुला करके उसे विभिन्न जो है उपकरण हैं उनके बढ़ई के, उन्हीं पे उनको अभ्यास करने के लिए बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो इस तरह से आप सेन दंपति खोखा में कौन सी संभावना है? तो इंजीनियर बनने की संभावनाएं जो है उनके पेरेंट्स को दिखता है। अगला प्रश्न है कि
कह रहा है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो देखिए, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था। लखनऊ उनकी जन्म स्थली है, तो रामपुर उनकी बहनों की, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म लखनऊ और उनका जन्म स्थल जो है वो लखनऊ है, लेकिन उनकी बहनों का जन्म जो है रामपुर में हुआ था। अपने पिताजी के साथ वे हमेशा रामपुर नृत्य प्रस्तुत हेतु जाया करते थे। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है घ नंबर प्रश्न कि रंगप्पा कौन था और वह मंगमम्मा से क्या चाहता था। देखिए, रंगप्पा जो था वह मंगमम्मा के पड़ोसी ही था और वह बहुत ही क्या था, जुआरी भी था और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा दारू भी पीता था। वह प्रायः मंगमम्मा से दारू पीने के लिए पैसे मांगा करता था। तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते थे। पार्वती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। देखिए, पार्वती तमिलनाडु के गांव की महिला वल्ली अम्माल की बेटी थी और उसे बुखार आ गया है, यानी कि उसे फीवर हुआ था। जब वल्ली अम्माल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने के लिए गए, बस पार्वती को लेकर सुबह की बस से नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने पहुंच गए। यानी कि आप जाहिर सी बात है इसका आंसर इजीली लिख सकते थे कि शहर में लाने का रीजन था कि पार्वती को फीवर हुआ था और उसके पिता ने उसे शहर में इलाज के लिए लाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा है। तो देखिए, कवि जो है, कवि का कहना है कि अंग्रेजों के प्रति दासवृत्ति का अतिशय विकास हुआ और कह रहा है कि सभी अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए, ठीक है, यहां देख सकते हैं अंग्रेजों, यहां मिटा हुआ है वर्ड, अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा और खुशामद में लगे हुए हैं। कवि ने ऐसे लोगों को ही डफाली की संज्ञा दी है। तो यहां से आप इसका आंसर लिख सकते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता अगला प्रश्न कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो लिखेंगे कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजियत के शिकार हो गए हैं और अंग्रेजी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सबको अब अच्छी लगने लगी है, इसीलिए भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चरित्र प्रस्तुत करती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि हमारी जो नींद है, हमारी नींद कविता जो है हमारे आलसी होने एवं अचेता अवस्था में जीवन जीने की चित्रण को प्रस्तुत करती है, यानी कि अचेता अवस्था में जीवन को जीने की चित्रण को यह प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न जो है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो गांधी जी प्राकृतिक सामंजस्य को स्थापित करने के पक्षधर थे। हमारे देश में विदेशी भी आकर बस चुके हैं, उनकी और हमारी संस्कृति में अनेक आदान प्रदान हो चुके हैं और वे ऐसी संस्कृति के पक्षधर नहीं थे जिससे एक प्रमुख संस्कृति का बाकी को हजम कर जाए, यानी कि कृत्रिम और बलपूर्वक कहीं सामंजस्य नहीं हो। प्राकृतिक सामंजस्य की स्थिति में सारी संस्कृतियों का अपना अपना अस्तित्व रहता है और भारत विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है। यदि विभिन्न संस्कृतियों में स्वाभाविक सामंजस्य बना रहता है तो भारत की प्रगति को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा 6 नंबर का आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याख्या करना है। यहाँ पे एक पंक्ति दी हुई है और इस पंक्ति का जो है व्याख्या करना है। पंक्ति में है कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इस पंक्ति का जो है वह व्याख्या करना है। तो देखिए, कभी भी किसी भी पंक्ति का आप आंसर लिखते हो, व्याख्या करते हो, तो आपको लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक जनतंत्र का जन्म पाठ से लिया गया है और जिसमें कवि कथन है, कवि का जो कहना है कि वर्षों पहले ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी है, जो मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है। कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है जिसमें दो रास्ता समय के रथ का स्वर सुनाता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है और आधुनिक भारत में जनतंत्र का जय घोष है।
तो इस तरह से आपने देखा आपके जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न थे और उन सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का मैंने आंसर आपको बताया। आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आपने सब्जेक्टिव के कितने प्रश्न का सही और सटीक आंसर दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहें। बेस्ट ऑफ लक, बाय।